नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के पार्ट 2 के बारे में। फिजिक्स के पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको यूनिट के बारे में और यूनिट से लगभग संबंधित सारे पॉइंट्स के बारे में बता दिया था, लेकिन आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ाएंगे मात्रक की पद्धतियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ यूनिट। कितने तरह के मेथड दुनिया में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला और उसको डिराइव करके और उसका डायमेंशन निकालने सिखाएंगे। तो पहला SI इंटरनेशनल सिंबल ऑफ यूनिट बोलते हैं। 1961 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। 1961 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और क्या नाम था जगह का, कुछ सेल्वेज नामक जगह था, याद नहीं आ रहा अच्छे से। सेल्वे यही होगा, जो भी हो, पेरिस के पास। पेरिस याद रखिए, फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जहाँ पे माप की एक निश्चित इकाई फिक्स की गई जो पूरी दुनिया में मान हो, यानी यूनिवर्सल यूनिट। यूनिवर्सल यूनिट दुनिया में ये मान्य है। आप भारत जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपको ये यूनिट मान्य है। उसके बाद आता है MKS यूनिट। इसमें आपको लंबाई यानी लेंथ को मीटर में, वेट यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय यानी टाइम को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। SI यूनिट में भी यही पद्धति MKS पद्धति को ही मान्यता दी गई है। इसके अलावा दुनिया में और दो तरह के, एक फुट पाउंड सेकेंड ये चलता है और दूसरा CGS चलता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जहाँ ग्राम वेट का, सेंटीमीटर लेंथ का और सेकेंड टाइम का यूनिट होता है। तो ये सभी यूनिट आपको दुनिया में चलते हैं, जो तीन तरह के हैं। SI या MKS एक ही है, दूसरा फुट पाउंड सेकेंड, तीसरा CGS है। आपको हम पिछले क्लास में बहुत सारे दूरी से रिलेटेड SI यूनिट और उनके फॉर्मूले या सिंबल्स हम बताए थे। चलिए आगे हम बात करेंगे आज उसी SI पद्धति में अन्य फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम SI यूनिट जब पढ़े थे तब दूरी का हम बहुत सारे जो यूनिवर्सल लेंथ है जो फिक्स है, कुछ यूनिवर्सल लेंथ हम पढ़ाए थे। नॉटिकल मील, समुद्री मील 1852 मीटर होता है। एक खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉटिकल लेंथ 15 करोड़ किलोमीटर लगभग होता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ क्या होता है? खगोलीय दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, इसको खगोलीय दूरी बोलते हैं। ये 15 करोड़ किलोमीटर होता है। एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर। अगर इसी को हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इससे भागा दे के देखिएगा 3.26। एक फैदम बराबर 6 फीट या 1.828 मीटर होता है, जो कि पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे और इससे आगे अब हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद आज हम शुरुआत करते हैं। 1 कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष होता है। एक सोलर वर्ष 365 दिन के बराबर होता है। एक लीप ईयर 366 दिन के बराबर होता है और 1 रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ 24 घंटा के बराबर होता है। चला इसको हम समझते हैं कॉस्मिक ईयर यानी कॉस्मिक वर्ष क्या होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। कॉस्मिक वर्ष, अगर ये सूर्य है, सन है, तो पृथ्वी एक कक्षा में सूर्य के चारों ओर इस पथ पे चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इसको हम अर्थ का रोटेशन बोलते हैं, सन के चारों ओर। अगर सन, मान लो ये कोई आकाश गंगा है जहाँ पर ढेर सारे ग्रह हैं और उसका एक सन है। ये सन, अगर इस आकाश गंगा का इंग्लिश होता है, अगर अंग्रेजी वाले हो तो वो लिख लेना गैलेक्सी, सैमसंग वाला गैलेक्सी वही।
और अगर सन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। सूरज को अपनी आकाश गंगा में एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। जबकि पृथ्वी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है। और एक लीप ईयर वही 6 घंटा 4 साल के बाद 4 ईयर के बाद जुड़ के 366 दिन के बराबर होता है। हर चौथा साल 6 गुना 4 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। तो रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ 24 घंटा यानी एक दिन के बराबर होता है। कॉस्मिक ईयर अगर एक आकाशगंगा है, हर एक आकाशगंगा का जो भी सूरज होगा, अगर कोई सन अपनी आकाशगंगा में एक चक्कर लगाएगा तो उसको कॉस्मिक वर्ष बोलेंगे। यानी सन का, सूर्य का, इसका रोटेशनल आकाशगंगा में सन है, इसके चारों बगल बहुत सारे ग्रह हैं, ये इसके अंदर घूमते हैं, और ये सूरज ये आकाशगंगा में घूमता है। सब एक दूसरे के परत है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चांद। ठीक है, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमता है? सूरज के। सूरज किसके चारों ओर घूमता है? गैलेक्सी के। और गैलेक्सी के ही अंदर सारा कुछ आता है। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं अलग अलग लेंथ को। तो सूरज अगर आकाशगंगा में पूरा चक्कर पीरियड पूरा करता है उसको कॉस्मिक वर्ष बोलते हैं, जो 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। चलिए अब लंबाई के कुछ और मात्रक हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेंथ के और मात्रक हैं एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्री मील अभी 2-3 बार बता चुके हैं कि एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर, हम 1852 मीटर बताए हैं। तो आप जान ही रहे हैं, एक बार भगा दे दीजिए 1000 से किलोमीटर में, 1000 मीटर होता है, भगा दीजिएगा तो आपको 1.852 किलोमीटर ही आएगा। मील पूछा तो 1.6, समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल पूछा तो 1.852, एंगस्ट्रम पूछा तो 10⁻⁻10 मीटर। लंबाई के लगभग सभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो बता दिए हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान यानी कि मास के महत्वपूर्ण फॉर्मूला कि मास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। द्रव्यमान के कुछ महत्वपूर्ण यूनिट हैं। 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। एक स्लग 14.59 kg के बराबर होता है। और स्लग क्या होता है? एक कंटेनर टाइप का होता है जो आप देखे होंगे डायरेक्ट कंटेनर उठा के दिया जाता है, उसको एक स्लग बोलते हैं। और वो 14.59 kg के बराबर होता है। इसका वजन एक कंटेनर में ही मतलब फिक्स किया रहता है कि इतना वजन डालो, उठा के चलते चलो। एक ओंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है। ओंस पूछा गया है एग्जाम में, ये किसका मात्रक है? क्वेश्चन पूछा गया था कि ओंस किसका मात्रक है? लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का या दूरी का? जिसका भी हो आप मारिएगा मास, यानी कि द्रव्यमान का। ओंस द्रव्यमान का मात्रक होता है, याद रखिएगा। 1 टन 1000 kg 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल 100 kg के बराबर होता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1.6 गुना 10⁻27 kg के बराबर होता है। 1 पाउंड 453.59 ग्राम या 16 औंस के बराबर होता है। FPS पद्धति में बताए थे कि पाउंड होता है। अगर 1 पाउंड को MKS पद्धति में ग्राम में लिखना होगा तो आपको 453.59 ग्राम लिखना होगा। आप समझ में आया? ये थे मास के महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको पढ़ना है। चलिए वॉल्यूम के कुछ महत्वपूर्ण यूनिट आपको दिखाते हैं। पहला है 1 लीटर बराबर 10⁻³ घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 बैरल बराबर 159
लीटर होता है। देख रहे थे ये पॉलिटेक्निक में शायद 3 बार और पारा मेडिकल में 2 बार पूछा जा चुका है। रेलवे के अलग अलग ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी को अगर मिला दिया जाए तो ये मिनिमम 11 बार पूछा जा चुका है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। 159 लीटर, 158.971 होता है। 159 डायरेक्ट याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको ये तीनों याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं समय यानी टाइम, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, सब जानते होंगे। 1 घंटा 60 मिनट और 3600 सेकंड के बराबर होता है, सब जानते होंगे। एग्जाम में ये पूछता है क्या कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है एक दिन यानी 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो ये आप या तो निकाल लीजिए या फिर गुना करके या फिर याद रख के। तो याद रखना ज़्यादा आसान है। एक ईयर में 365 दिन, ये सेकंड ये ज़रूरी नहीं है, उतना नहीं पूछता, लेकिन एक ईयर में दिन कितने होते हैं ये। तो टाइम के कुछ महत्वपूर्ण ये यूनिट हैं। लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का, जबकि ईयर समय का मात्रक है, टाइम का। तो आपको ये याद रखना होगा। और जब लाइट ईयर दूरी का मात्रक है तो पारसेक जो कि 3.28 लाइट ईयर होता है, ये भी दूरी का मात्रक होगा। किसका? दूरी का, समय का मत समझिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम आपको बताना है वो ये कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अभी तक जो है, मतलब आपको जितना जानना है, वो पारसेक ही होता है। और दूरी का ये सबसे बिगेस्ट, वैसे इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये सबसे बिगेस्ट तो चलिए छोड़िए, बिगेस्ट नहीं बताएंगे। पारसेक बड़ा होता है, जितना आप लोग को पढ़ना है उतना ही, लेकिन सबसे छोटा मात्रक होता है नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। कितना होता है सर नैनोमीटर? 10⁻⁻9 मीटर। ये दूरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद रखिएगा। बिगेस्ट पूछ दे तो आप पारसेक मार दीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर का रेंज नहीं आता है। ये बिगेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। और एक पारसेक में कितना होता है लाइट ईयर? 3.26 होता है। 28 लिख दिए थे तभी गलत है, वो 3.26 होता है। अगर मीटर में पूछे तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। चलिए इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान के सबसे बड़े सबसे छोटे यूनिट के बारे में। तापमान में कुल 4 पैमाने होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। रोमर 0 और 80 होता है। चलो वो भी घुसाना है तो घुसा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 और 80 ये मिनिमम वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है। अगर एसआई में कभी पूछना हो तो वो केल्विन में होता है। किसमें? केल्विन में। अगर इसके अलावा सेंटीग्रेड जो चलता है, ठीक है, सेंटीग्रेड में तापमान किसी भी सेंटीग्रेड में किसी भी वस्तु का मिनिमम तापमान -1 होता है। एक ये यूनिवर्सल क्या नियत वैल्यू बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू में बोलते हैं। यूनिवर्सल वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री, मैक्सिमम 100 डिग्री। रोमर में 0, मैक्सिमम 80। फ़ारेनहाइट 32, मैक्सिमम 180। केल्विन मिनिमम 0, मैक्सिमम 273 डिग्री। अरे -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन एक जो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर सेंटीग्रेड को नापा जाता है, जहाँ पर एक मानक वैल्यू बोलते हैं, हमेशा मानक वैल्यू, नियत नहीं बोलते इसको, मानक वैल्यू बोलते हैं।
मानक वैल्यू, जो हम इससे पहले भी पढ़ाए थे, जैसे एसआई को मानक वैल्यू बोलते हैं, उसी तरह ये मिनिमम और मैक्सिमम मानक वैल्यू है कि सेंटीग्रेड का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 100, फ़ारेनहाइट का 32, मैक्सिमम 180, केल्विन का 0, 273। एग्ज़ाम में ये दो क्वेश्चंस बहुत बार आया है, पॉलीटेक्निक में तो बहुतों ज़्यादा बार, कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, या कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है। सर ऑप्शन में 40 डिग्री भी दे देता है, आंसर आपको -40 है, ये मारना है, ये नहीं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, जबकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सी के बराबर होता है। ये तो आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ से दिख ही रहा है, ये मानक वैल्यू है। माइनस और नीचे जा सकता है, वो सब यूनिट, नीचे अप डाउन, वो एक गणितीय वैल्यू है। मानक वैल्यू जिस वैल्यू को पूरे दुनिया में मान्यता मिली हुई है उसको मानक वैल्यू बोलते हैं, जिसको पूरा दुनिया एक साथ लेके चलता है। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम पूरा दुनिया मानता है, उसी तरह सेंटीग्रेड का 0 डिग्री मिनिमम वैल्यू, 100 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू पूरा दुनिया मान के चलता है। तो आपको हम दूरी, तापमान, समय, मास, द्रव्यमान, इतना के बारे में मैक्सिमम फार्मूला बता चुके हैं। आज हम आपको डेराइव यूनिट के बारे में बताएंगे, वो अगले चैप्टर में बताएंगे। अगला पार्ट 3 फिजिक्स का पार्ट 3 जब लाएंगे तब हम आपको वेलोसिटी, स्पीड, ये सब का जो पहला पार्ट में जो हम आपको इंट्रो करवाए थे पार्ट 1 में, इसको हम आप डिराइव करेंगे, इसका डायमेंशन निकालना सीखेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। पार्ट 3 आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फिजिक्स का, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर उपागम एकेडमी पे ही। आज के लिए धन्यवाद।